Hello guys, today we will start the lesson number 5, the fundamental unit of life of your book. आज हम बात करेंगे सेल की. What is the cell? Guys, cell is the basic unit of all living organism and smallest living unit. Okay guys, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक यानी कि मिड के अंदर 16 सेंचुरी में सम ये किया था इन्होंने 1665 में. ओके बॉयज, इन्होंने एक कॉर्क सेल जो है उस कॉर्क सेल को उसकी स्लाइड बनाई और स्लाइड बनाकर उसको ऑब्जर्व किया. और ऑब्जर्व करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास में था जिसे माइक्रोस्कोप बोला गया, इज ए सिंपल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, यानी सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट था. इसमें इन्होंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो इन्हें कुछ छोटे छोटे चैम्बर्स उसके अंदर नजर आए. दिस टाइप्स ऑफ चैम्बर्स. इन चैम्बर्स को उन्होंने सेल नाम दिया. सेल लैटिन लैंग्वेज को अगर हम देखें तो लैटिन लैंग्वेज में सेल का मीन होता है स्मॉल चैम्बर, यानी कि स्मॉलेस्ट जो चैम्बर्स है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो चैम्बर्स इन्हें नज़र आ रहे हैं, उन्होंने चैम्बर्स को इन्होंने सेल नाम दिया. ओके गाइस, सेल किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका फंक्शन क्या होता है, क्यों वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल का बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है, तो गाइज आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. गाइज लिसन, सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो. अब यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Organisms which have only one cell in their body, they are known as unicellular organisms. यानी कि उनका कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर्स केवल एक सेल से बना होता है और उसी से वो सारे फंक्शंस करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रिएशंस एंड मेनी अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस. बट सेकंड जो मैंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 और मोर देन 2 सेल से मेडअप होते हैं, बने हुए होते हैं, दिस टाइप्स, और ये मिलेनियम ऑफ सेल्स तक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके गाइस, अच्छा बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, फंक्शंस हमें इनको देखना है. देखो बॉयज, सेल के अंदर एक स्पेशल, अगर स्ट्रक्चरली हम देखें तो जनरली इनके स्ट्रक्चर सारे सेल्स की सिमिलर होती है. सेल ऑर्गेनिल्स सभी के अंदर सिमिलर ही होते हैं, बट अगर हम इनकी साइज़ के हिसाब से फिर भी देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में साइज़ के अंदर कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे अमीबा की अगर हम बात करें तो इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई स्पेशल शेप नहीं होता. एंड किसी और अदर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है. सेल एक जिसमें कई सारे फंक्शंस को करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनिल्स. क्या बोलते हैं गाइस? सेल ऑर्गेनिल्स. ये सेल ऑर्गेनिल्स अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं और सारी सेल्स जब गैदरिंग में वर्क परफॉर्म करती है तो वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करती है. तो यहाँ से इस बात से एक चीज़ निकलकर सामने आती है कि सेल्स के अंदर और किसी ऑर्गेनिज्म में लेबर डिवीज़न प्रेजेंट होता है. अब ये लेबर डिवीज़न क्या है? देखिए गाइस, सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है ग्रुप्स के अंदर और वो अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है. अगर हम बात करें जैसे हार्ट के लिए बात करते हैं तो हार्ट के अंदर हार्ट सेल से मेडअप होता है और उसका फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को
पंप करना। अगर हम हमारे एलिमेंट्री कैनाल की सेल्स की बात करें या गैस्ट्रिक सेल्स की बात करें, तो उन सेल्स का फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। इसी तरीके से हमारे अगर हम लंग्स के अंदर की सेल्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पर रेस्पिरेशन में हेल्प करना उनका फंक्शन होता है। ओके गाइस, ऐसे कई सारी और भी सेल्स होती हैं, जैसे एपिडर्मिनल सेल्स होती है और जर्मिनल सेल्स होती हैं। इनका अपना अपना एक फंक्शन होता है जो उसके में उस बॉडी के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। बट इनिशियली उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब स्ट्रक्चर्स लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। कुछ सेल्स होती हैं जैसे न्यूरॉन, तो उसका स्ट्रक्चर्स थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इंटरनली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके अंदर भी हमें नज़र आते हैं। सेल्स के अंदर अगर हम देखें गाइस, तो सेल्स के अंदर हमें 3 बेसिक चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्स इतनी स्मॉल होती है कि हम उन्हें नेक्ड आई से वॉच नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम इसे कैसे वॉच करेंगे, कैसे इनको ऑब्जर्व करेंगे? तो उसके लिए गाइस माइक्रोस्कोप होता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने एक डेड सेल्स को उससे ऑब्जर्व किया था। बट फर्स्ट सेल्स ऑब्जर्व रॉबर्ट हुक के थ्रू ही हुआ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हुए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को स्टडी किया, और इन्होंने भी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू ही सेल को ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप आपको नजर आ रहा है गाइस। ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनको आपको थोड़ा जानना, थोड़ा नॉलेज मैं आपके ला रहा हूँ। जैसे फर्स्ट होता है कि यहाँ पर इसका आई पीस, दिस इज आई पीस, सॉरी, दिस इज आई पीस। यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वॉच करते हैं, इसके लिए हम अपने चेहरे की जो आई वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर रखते हैं, और उसके बाद में हम इस ट्यूब के अंदर वॉच करते हैं। हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं उसको एक स्लाइड पर हम रखते हैं, उसके से एक पतली सी एक स्लाइड बनाते हैं। इस स्लाइड को हम ट्रांसफर करते हैं इसके स्टेज वाले पार्ट पर। स्टेज वाला पार्ट दैट मीन्स ये वाला पार्ट, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड को रख देते हैं। इसके बाद ये क्लिप्स जो आपको नजर आ रही है, इन क्लिप्स के थ्रू हम उसको स्टेबल कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट लेंस आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट लेंस। ये अलग अलग पावर के होते हैं, जितना हमको उसे जूम देखना है, ऑब्जेक्ट को जूम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देते हैं। बट इस ट्यूब से हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे, लाइट का यहाँ पर कैसे होगा, वो कैसे उसका विजिबल होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स होता है। एक मिरर यहाँ पर प्रेजेंट होता है गाइस। ये मिरर सोलर लाइट जो होती है या सनलाइट जो होती है, जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, इसको रिफ्लेक्ट करता है ऊपर की ओर, और ये लाइट सीधी इस ऊपर तक आती है, जिससे कि हमें इस ऑब्जेक्ट के बीच में से होकर आती है, जिससे कि हमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स विजिबल हो जाते हैं। ओके गाइस, ये था आपका माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। गाइस, सेल को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स, दिस इज, ये एक सेल है। इस सेल में सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज a cell membrane, and second is nucleus. Sorry,
and this is nucleus. And this is cytoplasm. साइटोप्लाज्म, अब यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है दिस, यानी कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर एक कोलाइडल गाढ़ा एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स आपका इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड होता है, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके गाइस, 3 पार्ट्स के अंदर हम किसी भी सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन जो हमने यहाँ पर भी जो 2 सेल्स मैंने आपको यहाँ पर नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट है एनिमल सेल्स एंड सेकंड इज प्लांट सेल्स। दोनों में ही एक सेल होती है, एक लेयर होती है, दिस एंड दिस, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, अब हम उसको देखते हैं गाइस। ओके गाइस, आपको यहाँ नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा है। देखिए आउटर साइज के अंदर, और ये एक लाइन और है, वो हम जब एनिमल सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस लाइन इज नॉन एज ए सेल मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक सेल की, और यहाँ पर ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिएबल? परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से जो मटेरियल्स हैं, जब उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो उन्हें सेलेक्ट करती है कि किसको इनर साइड में आना है और किसको आउटर साइड में जाना है। देखिए हर एक सेल के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, वो डाइजेशन करती है, वो एक्सक्रिएशंस करती है, उसमें कई सारे बायोलॉजिकल अदर टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, उनमें केमिकल इक्वेशंस होती हैं, तो कई सारे एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स भी उसके अंदर बनते हैं जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये जो कंटेंट होते हैं ये बॉडी से बाहर निकलेंगे, और एक सेल को जनरली रिक्वायरमेंट होती है, जैसे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट है, उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और अदर टाइप से जैसे ग्लूकोज एज ए फूड उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी वाटर है, ये सारी चीज़ें इसके इनर साइड के अंदर जाएंगी। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है, ये ट्रांसपोर्टेशंस इसके सेल मेम्ब्रेन वाली जो लेयर है, इस सेल मेम्ब्रेन लेयर के थ्रू होता है। तो हर चीज़ को ये बाहर नहीं जाने दे सकती, और बाहर वाली किसी भी कंटेंट्स को ये अंदर भी नहीं आने, इनसाइड भी नहीं आने दे सकती। इसलिए ये एक सेलेक्टिव मोड में होती है, यानी कि कंटेंट्स को सेलेक्ट करती है कि किसे अंदर आना है और किसे बाहर जाना है। इसलिए ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। और मैंने अभी बताया ये सेलेक्टिव, मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन ये बनी हुई कहाँ से होती है गाइस? इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी सेल के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होती है कि ये प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई स्ट्रक्चर है। प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई स्ट्रक्चर होने की वजह से ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन कैसे कंटेंट्स को इनर साइड से आउटर साइड आने जाने से पर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेटा कि यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है, इट्स ए लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये किसी भी कंटेंट्स को कंट्रोल कर सकती है कि किस चीज़ को अंदर आना है और किस चीज़ को नहीं आना है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अपने पास में 2 टर्म्स होते हैं, एक ऑस्मोसिस और सेकंड होता है डिफ्यूज़न। ये दोनों हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।